हरिओम। प्रणाम। मेरे सभी फेसबुक साथियों, उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे, अपने घर पर होंगे और योग कर रहे होंगे। और 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आने वाला है, उसकी तैयारियों में लगे हुए होंगे, क्योंकि 21 जून को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में इसको मनाने का संकल्प लिया था और प्रत्येक वर्ष 21 जून को इसको मनाया जाता है। और आज के दिन पर तो जैसे आपको पता ही है कि 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाएगा, इस समय इसकी महत्ता और बढ़ गई है, क्योंकि योग कोविड-19 के इस दौर में बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। और हमारे उत्तराखंड की देवभूमि के प्रशिक्षक ही नहीं, पूरे देश के योग प्रशिक्षक निःशुल्क रूप में योग सिखा रहे हैं। और इस देश में ही नहीं, विदेश में जाके भी योग सिखाते थे और कुछ आमदनी भी करते थे। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि उत्तराखंड की देवभूमि में जितने भी योग प्रशिक्षक हैं, वह जरूर इस दौर में निःशुल्क रूप में सबको योग सिखाएं और सबकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। कोविड-19 जैसी बीमारी नहीं, किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे शरीर को ना छूने पाए। आओ अब हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं। जैसे कि मैंने आपको कल बताया, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? उम्मीद है आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 का दौर जैसे चल रहा है, योग काफी कारगर सिद्ध हुआ है और 21 जून को हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना है। उसी प्रक्रिया में मैं लगातार 17 जून से योग की तैयारियों में लगा हुआ हूं और अपनी सरल भाषा में योग सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे सरल भाषा में प्रत्येक व्यक्ति योग सीख सके। और जो लोग योग नहीं करते हैं या जिन्होंने अभी तक योग करना प्रारंभ अपने जीवन में नहीं किया है, उनसे मेरा निवेदन है कि वह संकल्प लें कि इस 21 जून से हम योग करना प्रारंभ करें। अपने शरीर के लिए नहीं तो सही, कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं तो सही, कम से कम इस समाज के लिए, क्योंकि आप अति आवश्यक हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने इस आसपास के समाज के लिए। मेरा आपसे निवेदन है, 21 जून से जरूर आप संकल्प लें और किसी प्रशिक्षक के दिशा निर्देशन में योग करें। चाहे आप 4 प्राणायाम करें, 4 योगासन करें, लेकिन सही तरीके से करें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। जरूर करें, योग करें, नित्य करें और खाली पेट करें। तो अब मैं प्रारंभ करना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको कल बताया, इससे पहले का मैंने जो आपको बताया शुद्धि क्रिया के रूप में, और सांसों से संबंधित क्रिया मैंने आपको कपालभाति बताया, अनुलोम विलोम प्राणायाम बताया, सूर्य भेदन प्राणायाम बताया, चंद्र भेदन प्राणायाम बताया। जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम एक बार पुनः आपको बताऊं, हम बाईं नासिका से सांस को लेते हैं और दाईं नासिका से छोड़ देते हैं, फिर दाईं नासिका से सांस को लेते हैं और बाईं नासिका से सांस को छोड़ देते हैं। इस प्रकार से यह एक राउंड हुआ। अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए, जहाँ पे शुद्ध वातावरण हो, किसी भी प्रकार का साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन ना हो, ऐसी जगह पे बैठें और अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। आप समझ ही गए होंगे। इस प्रकार से दाएं नथुने को दबाया और बाएं नथुने से गहरी लंबी सांस ली, फिर उसका बाएं नथुने को दबाया, दाएं नथुने से गहरी लंबी सांस को छोड़ दी, फिर दाहिने नथुने से ही गहरी लंबी सांस को ली, फिर दाहिने को दबाया,
और बाएं नथुने से गहरी लंबी सांस को छोड़ दिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि सीधी दिशा में और विपरीत दिशा में सांसों की प्रक्रिया होती है, इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम इसको कहते हैं। प्राणायाम अर्थात प्राणों से संबंधित, सांसों से संबंधित क्रिया प्राणायाम। यह हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। बिल्कुल किसी की जब तक स्पष्ट न समझ जाए तब तक बिल्कुल ना करें। अब मैं आपको बताऊं सूर्य भेदन प्राणायाम। हमारी दाई नासिका सूर्य नाड़ी है और बाई नासिका चंद्र नाड़ी है। तो आप को यदि गुस्सा ज्यादा आता है, आपको यदि उच्च रक्तचाप की शिकायत है, आप यदि सर्दियों में कोई प्राणायाम करना है तो आप सूर्य भेदन, यदि आप को सर्दियों में, पहले मैं आपको सर्दियों के लिए बता दूं, सर्दियों में यदि आपको कोई प्राणायाम करना है तो सूर्य भेदन प्राणायाम करना है, क्योंकि सूर्य भेदन प्राणायाम से हमारे शरीर का तापक्रम बढ़ता है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम, सूर्य नाड़ी गर्म नाड़ी होती है, तो उससे हम सांस लेंगे सूर्य को भेदते हुए, जब हम जाएंगे तो हमारे शरीर का तापक्रम बढ़ेगा, इसलिए इसको सर्दियों में करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? बाएं नथुने को दबाया और सूर्य नाड़ी से गहरी लंबी सांस ली, फिर दाहिने नथुने को दबाया और बाएं से सांस को छोड़ दिया। यह हुआ सूर्य भेदन प्राणायाम। एक राउंड कम से कम शुरू में 10 करें, फिर उसके बाद 20 करें और उसके बाद क्षमता को बढ़ाते हुए 15 मिनट तक करते रहें। सूर्य भेदन प्राणायाम कम से कम 15 मिनट, लेकिन सर्दियों में यह शरीर के तापक्रम को बढ़ाता है। और किन लोगों को नहीं करना है? जिनको ज्यादा गुस्सा आता है उनको सूर्य भेदन प्राणायाम नहीं करना है। जिनका उच्च रक्तचाप है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, उनको सूर्य भेदन प्राणायाम नहीं करना है। अब आप बोलोगे उनको क्या करना है? उनको चंद्र भेदन प्राणायाम करना है। चंद्र भेदन प्राणायाम, हमारी चंद्र नाड़ी बाई नासिका को भेदते हुए जो हम सांसें लेते हैं उसको चंद्र भेदन प्राणायाम कहते हैं। कैसे करते हैं? दाई नासिका को दबाया और बाई नासिका से गहरी लंबी सांस ली, फिर बाई को दबाया, दाई से छोड़ दिया, फिर बाई से ली गहरी लंबी सांस, फिर दाई से छोड़ दी। ये 2 राउंड। इस प्रकार से 10 राउंड 20 राउंड अपनी क्षमता को बढ़ाएं और 15 मिनट तक करें। चंद्र भेदन प्राणायाम कब करना है? चंद्र भेदन प्राणायाम गर्मियों में करना है। यह हमारे शरीर के तापक्रम को घटाता है। गर्मी नहीं लगती है, तो जब गर्मी नहीं, आपको ज्यादा गर्मी लगे तो चंद्र भेदन प्राणायाम करें। ऐसे नहीं कि आप एसी का सहारा लें, तभी तो यदि हमारे शरीर से पसीना ही नहीं निकले तो बीमारी बाहर कहां से निकलेगी? तो इसलिए चंद्र भेदन प्राणायाम अब किसको नहीं करना है? चंद्र भेदन प्राणायाम उसको नहीं करना है जिनका निम्न रक्तचाप होता है, अर्थात लो ब्लड प्रेशर जिसका होता है, उसको चंद्र भेदन प्राणायाम नहीं करना है। जो बिल्कुल सरल स्वभाव के होते हैं, जिनको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है, या जो डिप्रेशन जैसी स्थिति में होते हैं, जो बातचीत नहीं करते हैं, बहुत वैसी स्थिति में होते हैं, उनको भी चंद्र भेदन प्राणायाम नहीं करना चाहिए। किसको नहीं करना है? एक तो निम्न रक्तचाप अर्थात लो ब्लड प्रेशर वाले को, और जो बिल्कुल सरल स्वभाव के होते हैं, जिनको गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि थोड़ा बहुत गुस्सा आना चाहिए लेकिन ज्यादा भी नहीं, तो उनको चंद्र भेदन प्राणायाम नहीं करना चाहिए। सर्दियों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में हम चंद्र भेदन प्राणायाम करेंगे तो हमारे शरीर का तापक्रम घटेगा, क्योंकि ठंडी नाड़ी है, चंद्र अर्थात ठंडा।
तो ठंडी नाड़ी है, चंद्र भेदन प्राणायाम करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर का तापक्रम घटेगा, शरीर का तापक्रम घटेगा तो जुकाम लगेगा, नजला होगा। तो इस सर्दियों में करना है सूर्य भेदन प्राणायाम, गर्मियों में करना है चंद्र भेदन प्राणायाम। और चंद्र भेदन प्राणायाम और सूर्य भेदन प्राणायाम यदि आपने एक साथ कर दिया तो उसी को कहते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ज्यादा कठिन नहीं है। चंद्र भेदन प्राणायाम और सूर्य भेदन प्राणायाम आपने एक साथ कर दिया तो उसी को अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। यह हो गया प्राणायाम, सांसों से संबंधित क्रिया है, यही योग के अंतर्गत आता है। आज मैं आपको यही बताना चाहूंगा क्योंकि जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के लिए पाठ्यक्रम आया है सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से, वह प्राणायाम जो आया है या शुद्धि क्रियाएं जो आई हैं, कपालभाति जैसे आया है उसमें, उसके अंतर्गत, तो क्योंकि आपको 21 जून के लिए तैयार होना है तो आपको पहले से ही ज्ञान होना जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि अभी तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है और लोगों के ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होनी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कहा गया है कि आप अपने घरों पर रहकर ऑनलाइन के माध्यम से करें। कई ऐप हैं, जूम ऐप है या फेसबुक ऑनलाइन के माध्यम से करें। और यदि घर में 7-8 लोग हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो लोगों के सामने आपको कहीं शर्म महसूस ना हो, कहीं आप गलत ना कर दें, इसलिए हम आपको बता रहे हैं पहले से ही। आप घर में रह के सीखें और इसको संकल्प लें 21 जून से आप प्रत्येक दिन अपने घर में करें, अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। क्योंकि इस देश को, लोगों को विदेशी जो है हमारे देश को समाप्त करने की सोच रहे हैं। अनेक प्रकार के वायरस, अनेक प्रकार के, अब आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो हमारे शरीर को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी। किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगेगी तो हमारा शरीर हष्ट-पुष्ट होगा। और योग प्राणायाम के साथ साथ, ध्यान के साथ साथ, शुद्धि क्रियाओं के साथ साथ, और हमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर के साथ साथ अपने लिए संतुलित और सात्विक भोजन भी करना है। अब मैं आता हूं कपालभाति पे। कपालभाति शुद्धि क्रिया है। कपालभाति में मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे इस 21 जून के लिए जो पाठ्यक्रम में आया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन के लिए, कपालभाति में क्या कर, ये मैं जो कर रहा हूं ये वज्रासन है। ये वज्रासन वज्र के समान शरीर को बनाता है और इसको हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। वज्रासन है। मैं ये देखना चाहूंगा कि वज्रासन आवाज सही से आ पा रही है। अच्छा, किसी ने यह भी लिखा है कि शुगर वालों के लिए क्या है, जरूर बताऊंगा। शुगर वालों के लिए तो अभी मैं एक कमेंट देखा तो जरूर, यदि आपको आवाज सही से आ पा रही हो तो जरूर कोई ना कोई जरूर लिखें कि आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है। और हमारे जितेंद्र रावत जी ने बहुत अच्छा वो ताली बजाते हुए अपना स्लोगन भेजा है। तो शुगर वालों के लिए किसने लिखा है, तो वह शुगर वाले यदि गिलोह यदि खाते हैं, आजकल तो गिलोह आसानी से घर में भी उग जाती है, और गिलोह का एक डंठल या गिलोह का पत्ता आप यदि नित्य धोकर उसको खाली पेट चबाते हैं और आपने 1 महीने तक नित्य खाली पेट चबा दिया तो आपकी शुगर खत्म। आपकी शुगर खत्म। वो डिपेंड करता है आप दवाई किस मात्रा में ले रहे हैं, कितनी आपकी शुगर है। तो धीरे धीरे किसी भी बीमारी को समाप्त करना है तो उसको धीरे धीरे ही समाप्त किया जा सकता है। तो इसलिए आप गिलोह का इस्तेमाल करें। गिलोह बहुत अच्छी रामबाण दवाई है। अच्छा, इस चीज का भी ध्यान रखना है, जो
इसमें निम्न रक्तचाप वाले होते हैं, उनको गिलोह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा माना गया है। मैंने तो इसमें रिसर्च नहीं की है, लेकिन निम्न रक्तचाप वालों को गिलोह का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अगर आपको शुगर है तो एक तो आप किसी भी प्रकार का मदिरा का सेवन ना करें। यदि आपको आदत है तो उसको छोड़ दें, प्रयास करें। लेकिन आप यदि शुगर छोड़ने के लिए गिलोह का उपयोग कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो स्वयं ही यदि आप मदिरा पान कर रहे हैं तो वह छूट जाएगी। अब मैं वापस आना चाहूंगा, मैं जरूर अलग से आपको अन्य चीजें भी शुगर के बारे में बताऊंगा। अब शुगर क्या कोई भी बीमारी हो, यदि आप योगासन प्राणायाम कर रहे हैं तो सब बीमारियां दूर हो जाती हैं, और जो अनावश्यक आपके व्यसन हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारी जो विचारधारा है वो सकारात्मकता की ओर बढ़ती है। तो इसलिए योगासन प्राणायाम ध्यान यदि हम करते हैं तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अब प्राथमिक स्तर से, स्कूली स्तर से ही योग को प्रारंभ हो जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जरूर स्कूलों में योग की कक्षाएं प्रारंभ करेंगे, योग विषय को स्कूलों में लाएंगे, सिखाएंगे। क्योंकि बच्चा यदि योग को बचपन से ही सीखेगा तो उसके शरीर का सर्वांगीण विकास होगा, चाहे वो मानसिक रूप में हो, चाहे शारीरिक रूप में हो, चाहे धार्मिक रूप में हो, चाहे आध्यात्मिक रूप में हो। आप देख रहे होंगे कितने सुसाइड केस हो रहे हैं। तो ये मानसिक स्तर, हमारा दिमाग पूरा सिस्टम यही तो है, जो हम सोचते हैं वही करते हैं। इस सिस्टम को सही करने के लिए ध्यान जरूरी है, प्राणायाम जरूरी है, योगासन जरूरी है। बीमारियां भी नहीं होंगी और सुसाइड केस जो हो रहे हैं वो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। कपालभाति एक शुद्धि क्रिया है। कपालभाति कोई प्राणायाम नहीं है। कपालभाति शुद्धि क्रिया है, हमारे शरीर को शुद्ध करती है, कपाल को शुद्ध करती है, हमारे पाचन क्रिया को मजबूत करती है। तो कपालभाति, हमारे कपाल और भाति का तात्पर्य लोहे की धोकनी के समान आवाज आती है जब हम सांसें छोड़ते हैं। और मैंने पहले भी बताया, आप यदि प्राणायाम सांसों से संबंधित क्रिया कर रहे हैं तो केवल सांसें लेना और छोड़ना है, शरीर को हिलाना नहीं है। शरीर को हिलाने के लिए आसन है, प्राणायाम नहीं है, शुद्धि क्रियाएं नहीं है। तो अब मैं आपको कपालभाति में आप वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। इस प्रकार से जिस भी आसन में आपको सरलता मिलती है उस आसन में आप बैठें। और कपालभाति में सांस को लेते हैं एक बार, उसके बाद कोशिश करते हैं 10 बार सांस को छोड़ने की। सांस को छोड़ते समय पेट अंदर, और सांस का लेना स्वाभाविक होता है। तो इस प्रकार से एक बार आप देख लें। यह कपालभाति शुद्धि क्रिया हुई। कपाल से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए, पेट में चढ़ी हुई चर्बी को कम करने के लिए, पेट की आंतरिक बीमारियों को दूर करने के लिए कपालभाति शुद्धि क्रिया जो है वो काफी लाभदायक कारगर सिद्ध हुई है। तो कपालभाति आप जरूर करें, अवश्य करें। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो पाठ्यक्रम में 21 जून के लिए आया है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम किस प्रकार से करते हैं मैं आपको बताता हूं। भ्रामरी नाम से ही जैसे स्पष्ट हो रहा है, भौरे के गुंजन के समान आवाज आती है। और प्राणायाम अर्थात सांसों से संबंधित क्रिया, भौरे के गुंजन के समान, जिसमें सांसों से संबंधित क्रिया में जो आवाज आती है उसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। एक बार करके मैं आपको बताता हूं। यह हमारे पाठ्यक्रम 21 जून के लिए आया है। भ्रामरी प्राणायाम इस प्रकार से आंखों को और इस प्रकार से कान को दबाते हुए, अंगूठे से कान को दबाना है, 2 उंगलियों से आंख को दबाना है, और ये उंगलियां माथे पे
भगवान प्रभु का ध्यान रखते हुए ओम का उच्चारण करना है। आप ओम का उच्चारण, सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण गहरी लंबी सांस लेनी है और सांस को छोड़ते हुए ओम का उच्चारण, ओम की ध्वनि इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम भौरे के गुंजन के समान सांसों से संबंधित क्रिया जिस प्राणायाम के अंतर्गत आती है उसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। यह 21 जून के पाठ्यक्रम में है। भ्रामरी प्राणायाम बहुत लाभदायक है। मानसिक तनाव यदि किसी को है, सर दर्द यदि किसी का रहता है, नजले से संबंधित यदि किसी को कोई समस्या है, सुनने से संबंधित किसी को समस्या है, कानों से संबंधित समस्या है, तो भ्रामरी प्राणायाम काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है। तो भ्रामरी प्राणायाम भी जरूर करें। बड़ी संतुष्टि मिलती है भ्रामरी प्राणायाम को करने से। भौरे के गुंजन के समान ओम की ध्वनि करते हुए सांसों को छोड़ते हैं। भ्रामरी प्राणायाम आपको मैंने बताया। शुद्धि क्रिया जो सांसों से संबंधित कपालभाति, भ्रामरी प्राणायाम। अब आपको बताते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भी 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए उसके पाठ्यक्रम में है। कपालभाति और भस्त्रिका में यही अंतर है। कपालभाति में सांस का लेना स्वाभाविक होता है, एक बार सांस लेते हैं फिर छोड़ते ही छोड़ते हैं, छोड़ने की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं। भस्त्रिका में गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, सांस लेना छोड़ना, सांस लेना छोड़ना, यही भस्त्रिका। बड़ा सरल है। तो एक बार करते हैं। मैं आपको बड़ी सरल भाषा में बता रहा हूँ जिससे आपको बड़े सरल तरीके से समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। क्योंकि जो लोग जानते हैं वो तो अभी दूसरों को सिखा रहे होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो हमें देख रहे होंगे या कुछ देर बाद देखेंगे। तो भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और शुद्धि क्रियाओं में कपालभाति या मैंने आपको बताया। अब आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम बताया, आपको सूर्य भेदन प्राणायाम बताया, आपको चंद्र भेदन प्राणायाम बताया, यह सब चीजें आपको बताई। अब मैं कल आपको योगासन बताऊंगा, जो क्योंकि अब धीरे धीरे हमने अब 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तरफ जाना है और कल मैं आपको योगासन के बारे में बताऊंगा। और जरूर यदि किसी को किसी बीमारी के संबंध में जानकारी लेना हो
तो वह कमेंट के माध्यम से मुझे लिख सकता है। हम उनको जरूर बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बीमारी के लिए केवल योगासन, प्राणायाम, ध्यान, शुद्धि क्रियाएं, एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेंचर, इनका काम 90% है। 10% यदि आप सही कर रहे हैं तो 10% भोजन का भी अहम योगदान है। और यदि आप योगासन, प्राणायाम, ध्यान, शुद्धि क्रियाएं, एक्यूप्रेशर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो 90% फिर भोजन का अहम योगदान हो जाता है। तो इसलिए संतुलित भोजन, हमने पहले भी कहा है कि भोजन संतुलित होना आवश्यक है। संतुलित भोजन कैसे होगा? अरे आपको 4 रोटी की भूख है तो आप खाएंगे 2 रोटी। अब आप कहेंगे 2 रोटी कहाँ जाएंगी? 1 रोटी पानी के लिए छोड़ दीजिए और 1 रोटी अपने आसपास रहने वाली गाय को दे दीजिए। यदि आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 रोटी बची, 4 रोटी गाय के लिए। अब 1 रोटी जो आपकी शेष पेट के लिए जो जगह बची, वो हवा का स्थान बच गया, खाना आसानी से पच जाएगा। अब लोग क्या करते हैं, रात में खाना खाया और सो गए। ऐसा नहीं करना है भाई। बीमारी वही तो है, कब्ज की बीमारी होगी, अनेक बीमारियां पैदा हो जाएंगी शरीर में। शारीरिक और मानसिक बीमारियां जो होती हैं वह एक तो आनुवंशिक होती हैं, आपके रहन सहन और खान पान से भी होती हैं। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और बीमारियां कैसे दूर हों, आप अपने रहन सहन को सही करें, आप अपने खान पान को सही करें, आप योगासन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, घूमना करें, व्यायाम करें। आप स्वयं का काम स्वयं करें। आप कुछ भी नहीं करेंगे और केवल अपनी जेब पे ध्यान रखेंगे तो वही जेब आपके शरीर पे लगेगी। फिर अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा। फिर जेब पर भी ध्यान रखें, लेकिन शरीर का भी ध्यान रखें, क्योंकि शरीर की महत्ता तो आपने इस कोविड-19 के दौर में देख ही ली। और घर में ताश खेलने की जरूरत नहीं है, लूडो खेलने की जरूरत नहीं है, शतरंज खेलने की जरूरत नहीं है। अनेक प्रकार के खेल लोगों ने पुराने जो थे वो निकाल दिए वापस से, अनावश्यक रूप से। उसका समय निश्चित करें, अलग से खेल लें, लेकिन सुबह सुबह तो योग का समय है, योग करें। अगर आपके राज्य में लॉकडाउन है, आप किसी कारण से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, शासन प्रशासन के निर्देश हैं, तो घर में तो योग कर सकते हैं। लेकिन प्राणायाम आपके आसपास काफी दूरी तक कोई ना हो ऐसी स्थिति में करें, क्योंकि संक्रमण की बीमारी है और हम प्राणायाम सांसों से संबंधित क्रिया होती है। तो इसलिए ज्यादा दूरी तक कोई ना हो ऐसी स्थिति में आप प्राणायाम करें। साउंड और एयर पॉल्यूशन जहाँ पे ना हो वहां पर आप पर्यावरण करें, वो करें, योग करें, प्राणायाम करें, क्योंकि पर्यावरण शुद्ध होना भी अति आवश्यक है। तो यह मेरा आपसे निवेदन है। 21 जून के लिए आप तैयार रहें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए। उसी तैयारी के लिए हम आपको योग सिखा रहे हैं। और कमेंट के माध्यम से यदि आपको कोई बीमारी के बारे में जानकारी लेनी हो तो कमेंट के माध्यम से आप इस समय यदि देख पा रहे हो तो लिख सकते हैं, या जब भी आप हमारे वीडियो को देखें तो लिख सकते हैं। और हमारे प्रोत्साहन के लिए भी आप कमेंट दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो हमारे पास जितना है हम उतना ही आपको दे सकते हैं, लेकिन आपके पास भी यदि कुछ हो तो वह भी हमें देने का प्रयास करें, क्योंकि ज्ञान देने और लेने से बढ़ता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ज्ञान देने और लेने से, ज्ञान देने से और लेने से ज्ञान बढ़ता है। तो ज्ञान हमें भी दें जो आपके पास है, और ज्ञान जो हमारे पास है वो हम भी देने का प्रयास कर रहे हैं। जितना है उतना देने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे नहीं कहते हम 100% जितना हमारे पास है उतना ही तो दे पाएंगे। और जितना आपके पास है, जिस विषय का ज्ञान आपको है, उस विषय का ज्ञान हमें भी देने का प्रयास करें, समाज को देने का प्रयास करें, तभी समाज सुधरेगा।
और हम तो कहते हैं स्वस्थ समाज की कल्पना, जो हम हमारा जो सपना है सजोए हुए हैं, जो हम स्वस्थ समाज की कल्पना को, वो सपना तभी साकार होगा जब हम योग करेंगे, जब हम संतुलित भोजन करेंगे, जब हम सात्विक भोजन करेंगे। तो जरूर संतुलित भोजन करें, सात्विक भोजन करें, योगासन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, घूमना करें, व्यायाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जो हमारी सीमाओं पे जिन्होंने बलिदान दिया है हमारे देश के लिए, उनको मैं नमन करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा और श्रद्धांजलि देना चाहूँगा उन वीर सपूतों को, जो वीर सपूत हमारे देश की सीमा पे शहीद हुए हैं। उनको मैं नमन करता हूँ और ऐसे वीर सपूतों को जन्म देने वाले माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।